नमस्कार। टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी उन चिकित्सा पद्धतियों में शामिल है जिनका इस्तेमाल रोगों के इलाज के लिए और उनसे बचाव के लिए सदियों से किया जा रहा है। विश्व भर में प्रयोग होने वाली दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी। होम्योपैथी द्वारा इलाज करना बहुत ही सरल है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सरलता से इलाज होम्योपैथी की मुख्य विशेषता है और साथ ही इसका गहन ज्ञान इसकी शक्ति है। होम्योपैथी के विषय में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है वर्तमान स्थिति में, जहां न सिर्फ कोविड-19 बल्कि और बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से संबंधित है, वहीं कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित है। ऐसे में होम्योपैथी कितनी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और लेते हैं जानकारी होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथी की विशेषताएं क्या हैं और कैसे लाभकारी हो सकती है रोगों से बचाव में और उनके इलाज में, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे स्टूडियो विशेषज्ञों के खास पैनल। तो आइए उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर देवदत्त नायक, साइंटिस्ट 3 फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। हमारे साथ होंगे डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आप जाने माने होम्योपैथ हैं। डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर ए.के. गुप्ता, फाउंडर AKGS OV हैम्स, और साथ ही हमारे डिस्कशन में शामिल रहेंगी डॉक्टर आशा चौधरी, प्रोफेसर एंड फॉर्मर प्रिंसिपल फ्रॉम डॉक्टर B.R. सूर होम्योपैथी कॉलेज। अपने विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और आपको ये बता दें कि आप भी होम्योपैथी से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर नोट कर लीजिए जो है 1800111234। इस नंबर पर आप इस 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है होम्योपैथी से संबंधित, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आप हम तक ईमेल के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@gmail.com। तो हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और जानिए होम्योपैथी कितनी लाभकारी है स्वस्थ जीवन रखने के लिए। जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर A.के. गुप्ता आपसे, आज विश्व होम्योपैथी दिवस है, क्या महत्व आप मानते हैं खास तौर पर इस दिवस का और क्यों मनाया जाता है ये? सबसे पहले तो मैं विश्व होम्योपैथी डे के ऊपर सबको अपने अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ, क्योंकि ये दिवस मनाया जाता है डॉक्टर हैनीमैन की जन्म तिथि के हिसाब से, विच वॉज 10 अप्रैल 1755, और ये उनका जन्मदिन हमेशा होम्योपैथिक वर्ल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। और होम्योपैथी इस टाइम सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पद्धति है जो WHO ने भी पुष्टि की है। और यहाँ पे जो एक महत्व है, क्योंकि अब जैसे लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं या दूसरा ट्रीटमेंट लेते हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं बाद में ये सोच के कि शायद उनको किसी चीज से आराम नहीं हो रहा, तो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले लेंगे कि फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। तो ये जो धारणा है, इस धारणा को चेंज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज जैसे कि हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे में बना रहे हैं दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में, इसके लिए ऊपर एक 2 दिन की गोष्ठी भी हो रही है, क्योंकि होम्योपैथी को पूर्ण रूप से प्रसार प्रचार करने के लिए और उसकी एफिकेसी को दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम इसको पूर्ण रूप से मनाएं। जी। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, अगर समझना चाहें सरल शब्दों में होम्योपैथी के सिद्धांतों को, किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कैसे कार्य करती है होम्योपैथी चिकित्सा और क्या प्रिंसिपल्स या क्या नियम हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिन पर यह आधारित है? साहब ने एस्टेब्लिश किया, उनके आज जन्मदिन है, तो उनका प्रिंसिपल था लेट लाइक बी क्योर्स बाय लाइफ, सिमिलिया सिमिलीवास क्यूरेंटा। तो जो चीज डिजीज प्रोड्यूस करता है वही चीज बीमारी को भी ठीक करता है, यह प्रिंसिपल था। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस इसमें क्योर होता है
और सिंपल पद्धति है जिसमें हम लोग सिम्टम्स लेते हैं पेशेंट का, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या क्या और पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, वो मेंटल स्टेटस सब कुछ इसमें कलेक्ट किया जाता है। उसका अनुसार एक होलिस्टिक अप्रोच होता है और उसके ऊपर डिपेंड करके मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है। जी डॉक्टर आशा चौधरी, बहुत से लोगों के मन में ये धारणा रही कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो बहुत धीरे कार्य करती हैं, अगर बहुत एक्यूट इलनेसेस होंगी तो शायद उनमें इतनी कारगर साबित नहीं होगी। कौन सी बीमारियां आप बताना चाहेंगी, क्योंकि आजकल संक्रमण भी बहुत अधिक फैले हैं। और दूसरा, जीवन से पहले एक कॉलर है राजस्थान से हमारे साथ, रेवंत जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी मदर को किडनी स्टोन है, किडनी में भी और यूरेटर में जी। किडनी के अंदर 12 mm है और यूरेटर में 14 mm है। एलोपैथी में हमने दिखाया 2-4 जगह, तो वो कह रहे हैं सर्जरी करनी है इसको, और मदर सीनियर सिटीजन है और सर्जरी करने के मतलब प्रिपेयर नहीं मेंटली भी, और नहीं करवाना चाहते। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि होम्योपैथी में 1-2 जगह में सजेस्ट किया किसी ने, मैं आपके विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके ट्रीटमेंट्स है, कितना टाइम लेगा, और इस साइज का 14 mm की किडनी होम्योपैथी मेडिसिन से निकल सकती है, और अगर है तो कहाँ इसका मतलब ट्रीटमेंट है, कोई स्पेशल हॉस्पिटल या स्पेशल डॉक्टर जिसको रिकमेंड करें? जी डॉक्टर AK गुप्ता, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किडनी स्टोन्स के लिए क्या विकल्प है होम्योपैथी में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे उनकी माता जी को 2 स्टोन है, किडनी में भी और यूरेटर में भी है, और 14 mm का स्टोन है, तो साइज थोड़ा सा बड़ा है, परंतु उसमें क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं वो सर्जरी कराने के पक्ष में नहीं है या नहीं करा सकते, तो उनके पास एक डेफिनेटली होम्योपैथी एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे वो रेगुलर अपना इलाज करा सकते हैं। और इसमें उनके जो स्टोन के निकलने की संभावना भी काफी हद तक ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएटली नहीं निकलेगा, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि 2 स्टोन हैं और उनमें ये देखना जरूरी है कि कहीं पर हाइड्रोनेफ्रोसिस या किडनी पे उसका बैक प्रेशर की वजह से उसमें किडनी में कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि पेशेंट की कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो, और साथ में अगर उनको जैसे कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, डायबिटीज है, कोमॉर्बिडिटी और है, तो उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है। परंतु अगर सर्जरी इज नॉट द ओनली आंसर, होम्योपैथी कैन डेफिनेटली हेल्प। जहां तक सवाल है कि वो किसके पास जाएं, तो ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में एक तो होम्योपैथी की एक यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे अपने आप को ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या जो आपके पास वहाँ पे राजस्थान में सरकारी जो डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इसका इलाज करा सकते हैं। परंतु ये चीज मैं डेफिनेटली उनको कहना चाहूंगा कि इस बात को वो जरूर ध्यान में रखें कि खाली सिर्फ इस चक्कर में कि ऑपरेशन नहीं कराना, तो उनको टाइम टू टाइम अपना वो जांच कराते रहना चाहिए कि उनका जो स्टोन है कोई बढ़ तो नहीं रहा, या किडनी में कोई उसका आफ्टर इफेक्ट तो नहीं आ रहा। इस चीज के लिए उनको देखते रहना चाहिए, और जो उनका हमें चिकित्सक हुआ वो भी इस बात का ख्याल रखेगा, क्योंकि हमें होम्योपैथी में हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पथरी इमीडिएटली नहीं निकल सकती, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो पथरी को तोड़ देती हैं, तो टुकड़े होके या स्टैंड होके भी निकल सकती हैं, क्योंकि जो 40 mm का स्टोन है उसके लिए वो जगह पर्याप्त नहीं है कि इमीडिएटली स्टोन पूरा का पूरा स्ट्रेट अवे निकल पाए। तो इस चीजों को थोड़ा मद्देनजर और ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब जिनके पास भी वो जाएं अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट्स, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं और जो स्कैन वगैरह अगर हुआ हुआ तो वो, और साथ में उसको फ्रीक्वेंटली अबाउट 2-3 महीने के इंटरवल पे दोबारा चेक जरूर करते रहें कि उनकी स्टेटस क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली द प्रॉपर ट्रीटमेंट हैज टू बी फॉलोड। राइट। एक ईमेल है हमारे पास डॉक्टर आशा चौधरी, तपन जी साथ फोन लाइन पर। मोहन जी, टोटल हेल्थ में आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, फैटी लीवर के लिए कोई दवाई है क्या होम्योपैथिक में? फैटी लिवर के लिए डॉक्टर गुप्ता, क्या फैटी लिवर के लिए भी कोई इलाज है होम्योपैथी में? पर्टिकुलर दवाई जी जो इलाज किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के नाम से नहीं होता, और
वो बीमारी के नाम से नहीं होता। जैसे इनको फैटी लिवर कहा, जी। तो ये फैटी लिवर के नाम से कोई होम्योपैथी की दवाइयाँ स्पेशल नहीं है, बट कुछ इसका इलाज जरूर है, पॉसिबल है, परंतु कोई स्पेसिफिक दवाई फैटी लिवर के नाम से नहीं दी जाती। जैसे कि एलोपैथी में होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो उसकी पर्टिकुलर दवाइयां मानी जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फैटी लिवर की पीछे उनका रीजन क्या है, उनका खान पान है या उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या डायबिटीज है या ड्रग इंड्यूस्ड है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू सी। और जहां तक ये है कि लाइक उनकी सिर्फ ये जानना कि उसका इलाज है या नहीं, तो उसका सीधा स्पष्ट इलाज है कि इलाज है, परंतु कैसे करने क्या करने ये उनको अपना चिकित्सक ही बताएंगे, क्योंकि उनको जब पूरी केस हिस्ट्री ली जाएगी, उनका पीछे के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लिए जाएंगे या उनका जेनेटिक फैक्टर देखा जाएगा, उस बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे खाली एक दवा नाम बताना मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे में गलत हो जाता है कि आदमी सोचे कि ये मैं अगर दवाई का नाम बताता हूँ तो हर व्यक्ति जिसको फैटी लिवर है वो दवाई लेना शुरू कर देगा। जी। और उसमें जो सेल्फ मेडिकेशन इफ दिस फॉर्म में इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल टू द पेशेंट। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें उनको जरूरी नहीं कि उनको उस तरह का इलाज पूर्ण रूप से हो पाएगा। हाँ, अभी जो पहले एक दो क्वेश्चन आपके हमारे पहले दर्शकों ने पूछे थे कि जो दवाइयाँ एलोपैथी और होम्योपैथी की दवाइयाँ साथ ली जा सकती हैं या नहीं, तो जैसे डॉक्टर कल्याण बनर्जी ने बताया कि जो पेशेंट डिपेंडेंट हैं किसी मेडिसिन पे फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, चाहे वो एंटी डायबिटिक है, चाहे वो थायराइड की, चाहे वो कैंसर की है या किसी और तरह की, तो उसमें इमीडिएटली सडनली दवाई को छोड़ना इज नॉट एडवाइजेबल। और वो भी जो उनका होम्योपैथिक चिकित्सक उनको ग्रेजुअली बताएगा, जैसे जैसे पेशेंट की अपनी इम्प्रूवमेंट होती जाती है तब तब थोड़ा थोड़ा उसकी पॉसिबिलिटी कि वो दवाई कम कर पाए। बल्कि यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग पुराने टाइम से एलोपैथिक दवाइयाँ खाते आ रहे हैं और उन पर निर्भर हैं, और कुछ समय में उनके साथ ऐसा होने लगता है कि वो दवाइयाँ उनको असर करना बंद कर देती हैं और उनको तेज दवाइयों की या और दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ऐसे टाइम पे हमने अपने ओबीएम सेंटर में देखा है बहुत सारे मरीजों को कि जब हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ दी होम्योपैथी की और उनका ट्रीटमेंट किया, तो उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो इतनी बढ़िया हो गई, अच्छी हो गई कि उनको वही दवाई फिर दोबारा सूट करनी शुरू कर देती है। क्योंकि उन दोनों का जो ट्रीटमेंट है हमारा होम्योपैथी का है, बेसिकली बॉडी की जो वाइटल एनर्जी को उसको रिवाइटलाइज करना, उसको इम्प्रोवाइज करना या उसको बढ़ाना। तो जबकि एलोपैथी की जो भी दवाइयाँ वो सिर्फ उनकी एंटी है, उनको कम कर रही हैं। तो अगर जब बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम होती जाती तो फिर वो जो दवाइयाँ उनको असर कर रही थी वो और असर करना बंद कर देती हैं और उनको और स्ट्रॉन्ग या और दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे टाइम पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेडिसिन एज एन इंटीग्रेशन, जो कि हमारा एक इस बार की वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम भी है कि जिसपे कि होम्योपैथी विद द रोड मैप टू इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और हमारा खास तौर पे ये जो आपने हमारी ये चर्चा हो रही है इसमें मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारा ओबीएम सेंटर वाज द फर्स्ट वन टू टेक अप दिस अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर सब सिस्टम का समावेश करके वहां पे रखा ताकि पेशेंट की वेलफेयर हो सके। क्योंकि जिन लोगों को एलोपैथी की डिपेंडेंस है या जो लोग एलोपैथी में दवाइयाँ सूट नहीं करती तो उनको दूसरी मेडिसिन दी जा सकती हैं। और कई जगह पे ये देखा गया कि जहाँ पे उन मेडिसिन का रोल खत्म हो जाता है या एक्शन खत्म हो, जैसे मैंने भी बताया कि जिन पेशेंट्स को डिपेंडेंट पेशेंट्स के दवाइयों पे एक्ट करना बंद कर दी, होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई से उन पेशेंट की जो रिसेप्टिवनेस है वो और बढ़ा दी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन है विच इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स वेलफेयर। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों में जिनमें कि जैसे अभी डॉक्टर आशीष चौधरी थे वो पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में भी होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा असर करती हैं, परंतु कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर उन्होंने एक्यूपंक्चर वगैरह को साथ में करा, ये मैं यहाँ पे इसमें क्योंकि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें देखा गया कि एक्यूपंक्चर और होम्योपैथी की समावेश में कंप्लीटली क्योर पेशेंट हमने अपने
सेंटर्स में देखे जहाँ पे कि उनमें कोई जिन पेशेंट को ये कहा गया कि उनको नी ट्रांसप्लांट की जरूरत है या हमें टोटल नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, उन पेशेंट्स को हमने होम्योपैथिक दवा द्वारा और एक्यूपंक्चर द्वारा कंप्लीटली ठीक कर दिया और वो बिना किसी ऑपरेशन के भले चंगे हैं और आज तक ठीक ठाक चल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले झारखंड से हमारे कॉलर हैं अशोक। परेशान, डॉक्टर से दिखलाया, दवा भी दिया, मलहम भी दिया, कम से कम 50 मलहम लगा चुका, ठीक नहीं हुआ। जी डॉक्टर आशा चौधरी, क्या करना चाहिए इन्हें? पहले तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनको क्यों हो रही है, कारण क्या है इनका। तो जो कारण आएगा उसके हिसाब से दवाई दी जाएगी। जैसे कभी डायबिटीज होता है, कोई स्किन प्रॉब्लम्स है, टीनिया है, इन्फेक्शन है, ये अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ह्यूमिडिटी के कारण भी कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ डायबिटीज के कारण इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो बहुत इन्फेक्शन शरीर में आ जाते हैं। फंगस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। डॉक्टर नायक, आपसे ये समझ लें, रिसर्च की बात थी जहां पर डॉक्टर गुप्ता ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि होम्योपैथी को अगर दूसरी मेडिसिन के साथ इंक्लूजन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ज़रूरत है कि साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास हों। पिछले 1-1.5 साल की बात की जाए, इन्फेक्शियस डिजीजेज एक बड़ा कारण रहती हैं, ख़ास तौर पर वायरल इलनेसेस की बात करें, जिसमें ख़तरा भी बड़ा होता है क्योंकि एलोपैथी में भी जाहिर तौर पर उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन वायरस इलनेस के लिए ख़ास तौर पर कोई इलाज नहीं रहता। तो क्या रिसर्च चल रही है, कोविड-19 की बात करें या दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेसेस की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें, क्या बताना चाहेंगे? दिस इज ये जो इसी कंटेक्स्ट में इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन का, इवन भारत सरकार का जो हमारा इनिशिएटिव है टू इंटीग्रेट आयुष सिस्टम्स, अगर आप देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आया है, तो उसमें भी यही बात कही गई है कि आयुष सिस्टम के साथ मेनस्ट्रीम मेडिसिन का इंटीग्रेशन करने से बेटर होगा। और रिसर्च पार्ट जब आता है तो मैं होम्योपैथी पार्ट बताता हूँ। आयुष में तो बहुत 5-6 सिस्टम है, तो सबका रिसर्च भी चल रहा है। हमारा जो पिछले 4-5 साल से इन्फेक्शियस डिजीज के में जो भी रिसर्च हुआ है, जब ट्रीटमेंट का बात आता है वो सारी इंटीग्रेटिव अप्रोच में ही हो रहा है रिसर्च। जैसे मैंने बात कही थी कि डेंगू, जैसे जेई, अभी कोविड में भी हमने सारी जो अप्रोच हुआ है सारी इंटीग्रेटिव अप्रोच है, मतलब जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ केयर है एज पर मॉडर्न, हम उसको हाथ नहीं लगाते। दैट विल कंटिन्यू लाइक दैट। जो हमारा बेस्ट अप्रोच है, दैट मीन्स द बेस्ट अप्रोच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड बेस्ट अप्रोच ऑफ द आयुष सिस्टम मेडिसिन, तो दोनों मिला के उसका पर जो असर क्या हो रहा है आ रहा है। तो मैं इसमें कोविड का ही एग्जांपल देता हूँ जी। अभी कोविड का जो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अप्रोच ओनली होता है जब ट्रीटमेंट करते हैं, नॉट फॉर प्रोफाइलैक्सिस, जो प्रिवेंटिव में नहीं होता। ट्रीटमेंट में हम जो कर रहे हैं, अभी हमारे पास अराउंड 7 स्टडी हमने लिया है, 7 स्टडी कोविड ट्रीटमेंट में लिए हैं। एक तो हमने एम्स झज्जर में लिए हैं, एक चिरायु हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में लिए थे भोपाल में, एक अभी मुंबई में लिए हैं, एक कुछ हॉस्पिटल पुणे भी हमने स्टडी लिए हैं। तो ये स्टडी का सारी अप्रोच जो है इंटीग्रेटिव ही अप्रोच है। दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर दे रहे हैं वो चल रहा है, साथ में हम होम्योपैथी दे रहे हैं, और एक ग्रुप साथ में है जिसमें सिर्फ जो स्टैंडर्ड केयर चल रहा है वही, उनके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम होम्योपैथी स्टैंडर्ड केयर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, उसका कितना बेनिफिशियल इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल अगर इसको रिजल्ट देखेंगे तो लोगों ने जो होम्योपैथी खाए साथ में, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ, उनका सिम्टम जल्दी ठीक हो जाते हैं, मीन्स क्लिनिकली वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इवन कुछ स्टडीज में, 1-2 स्टडी में हमने देखा डेथ रेट में भी फर्क आया। जैसे हमने पुणे में जो स्टडी हुआ था तो उसमें भी फर्क आया अल्टीमेटली, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह का पेशेंट हम स्टडी में लेते हैं। कुछ जो हमने भोपाल में किए थे वहाँ पेशेंट मोस्टली माइल्ड मॉडरेट केसेस थे, तो वहाँ हमने देखा ये लोग 2 दिन पहले ठीक हो जाते हैं। जो स्टैंडर्ड केयर लेते हैं उससे 2 दिन पहले ये ठीक हो जाते हैं, और इनका सिम्टम बहुत जल्दी ठीक होता है। ये तो एवरेज डे बता रहा हूँ, 2 दिन। अगर देखेंगे रेंज क्या है, कम से कम 3-4 दिन में शुरू करके 10 दिन के अंदर ये लोग ठीक हो रहे थे। और जो स्टैंडर्ड केयर लेते हैं उनका कुछ सिम्टम रह जाता है, जैसे कॉफ है, जैसे वीकनेस है, मसल पेन है, वो रह जाता है इवन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बावजूद। लेकिन जो होम्योपैथी साथ के साथ ले रहे थे, जो इंटीग्रेटिव अप्रोच,
उनका जी। ये सारे सिम्टम बहुत कम रहता भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। और बाकी अगर बात किया जाए दूसरा बीमारी का, जैसे जेई, जिसमें डेथ रेट 30% है, जी। 30% बच्चे मर जाते हैं अगर आप उनको स्टैंडर्ड केयर दी देते हैं। विथ स्टैंडर्ड केयर 30% बच्चों का वो मौत हो जाता है। बट अगर आप होम्योपैथी साथ में ऐड करते हैं, 15% डेथ कम हो जाता है। दैट मीन्स अराउंड 14 से 15% डेथ होता है और 15% कम हो जाता है। जी। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच से ही हुआ है, नॉट ओनली होम्योपैथी। ये स्टैंडर्ड केयर जो चल रहा था, साथ में हम उसको होम्योपैथी दिए थे। सिमिलरली डेंगू में भी, वो भी वायरल डिजीज है जिसके लिए एंटीवायरल भी नहीं है, उसमें भी हमने जो अप्रोच लिए थे वो भी इंटीग्रेटिव ही अप्रोच था, जिसमें स्टैंडर्ड केयर जो चलना था वो चल रहा था, बट हम उस साथ में होम्योपैथी दिए थे एक ग्रुप को होम्योपैथी नहीं दिए थे। जो ग्रुप होम्योपैथी लिए थे साथ में अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड केयर, उनका प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी रिकवरी हुआ। विद इन 3 दिन के अंदर 60% जो मरीज थे जो होम्योपैथी खा रहे थे, उन्होंने 1 लाख, जो बोलते हैं ना 1 लाख प्लेटलेट से कम हो जाने से लोग डर जाते हैं, तो उससे वो पार कर गए विद इन 3 दिन। जी। तो जबकि उसमें उसी ग्रुप में सिर्फ 30 to 40% पेशेंट रीच किए 1 लाख, बट ओवरऑल देखेंगे 4 दिन के अंदर इनका ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट वो रिकवरी कर गए। तो जाहिर तौर पर ये बात साफ है, साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं होम्योपैथी के, कि अगर होम्योपैथी द्वारा इलाज किया जा सकता है, न सिर्फ रोगी ठीक होता है बल्कि दूसरी मेडिसिन अगर वो ले रहा है तो उसके साथ भी सहयोग देती है, सपोर्ट करती है, जिससे जो कंडीशन है पेशेंट की वो जल्दी बेहतर हो जाती है और गंभीरता भी कम रहती है। और फिलहाल हरियाणा से अशोक जी हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, स्वागत आपका। क्या है आपकी समस्या? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरा 5 साल का बेटा है, उसको 3 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको लेटरिंग नहीं आती है, और जब तक दवाई नहीं देंगे ना, 1 महीने भी दवाई नहीं देंगे तो 1 महीने ही उसको लेटरिंग नहीं आती है और भूख पूरी लगती है उसको। जी। डॉक्टर आशा चौधरी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप इन्हें? इसके लिए तो हम सबसे पहले बच्चे का पूरा केस लेंगे, उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेंगे और उसके जो खान पान के तरीके हैं, रहन सहन है, उसका मेंटल मेकअप क्या है, फिजिकल मेकअप क्या है, सारे उनके जो सिम्टम्स लेके फिर हमारे रेपर्टाइज करके हम इस पेशेंट के लिए दवाई निकालते हैं। फिर वो दवाई देंगे तो उसको काफ़ी असर अच्छा होएगा, काफ़ी ठीक भी हो जाएंगे। साथ में इनको खान पान के थोड़े तरीके भी चेंज करने पड़ेंगे, अपने क्या डाइट लेते हैं, किस तरह की डाइट के बारे में भी इनको बताया जाएगा। और भी जो इनके सिम्टम्स हैं उन्हीं पे हमको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही असर करेगी, क्योंकि भी एज ग्रुप बहुत छोटी है, 5 साल की है। और उससे कोई अगर जैसे इन बच्चों में कहीं में आदत होती है मिट्टी खाना, पत्थर, ये छोटे छोटे चौक वगैरह खाते हैं, ये इस टाइप की आदत तो नहीं है, और कीड़े तो नहीं है, ये सब उनको देखने पड़ेगा। और वो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो काफ़ी अच्छा असर हो जाएगा, काफ़ी ठीक भी हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। जी। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, कोविड पेशेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स आपने ट्रीट किए होंगे इस दौरान। क्या आपका तजुर्बा रहा 1.5 साल में कोविड-19 को लेकर, ख़ास तौर पर होम्योपैथी की इफ़ेक्टिवनेस, क्या कुछ सपोर्ट है बचाव के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन की जब बात आती है? और ख़ास तौर पर जैसा डॉक्टर नायक जिक्र कर रहे थे कि जो इफ़ेक्टिवनेस है, जहां अगर रोगी को बीमारी हो जाती है तो जाहिर तौर पर गंभीरता उतनी नहीं होगी, कितना उपयोगी आप मानते हैं होम्योपैथी चिकित्सा को? हमारा क्लिनिक में एवरेज 100 पेशेंट पर डे कोविड पेशेंट मिलता है। तो इसको हम लोग होम्योपैथिक इलाज देते हैं और देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी जल्दी हो जाता है, और जिसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए था वो नहीं होता है। अगर कोई एलोपैथिक भी दवाई लेते हैं उसका साथ भी कोविड होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करने से हम लोग देखते हैं कि पेशेंट क्विक रिलीफ होता है और कॉम्प्लिकेशंस कम होता है, क्योंकि हम लोग को होम्योपैथिक मेडिसिन में इम्यूनिटी लेवल में काम करता है। इसमें पेशेंट को इम्यूनिटी इम्प्रूव कराता है। इम्प्रूव करने से ऑर्गन फेलियर, चाहे जैसे लंग्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, चाहे हार्ट का ज़्यादा हार्ट मसल्स में कमजोरी होना, ये सब केसेस, बहुत केसेस देखते हैं कम हो जाता है। और प्लस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत केस अभी हम लोग को मिल रहा है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, किसी को इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, किसी को मस्कुलर और सॉर्ट ऑफ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम लगता है, कंफ्यूजन होता है, यहाँ गेट होता है।
ये सारे प्रॉब्लम हम देखते हैं जो होम्योपैथी खाने से पेशेंट रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है और पेशेंट को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में क्विक रिलीफ मिलता है, हेल्दी फील करता है। तो इसलिए हमारा एडवाइस है होम्योपैथी आप लोग जरूर लीजिएगा जो लोग को कोविड हुआ है। वट एवर ट्रीटमेंट यू हैव टेकन, अगर एलोपैथी लिए आयुर्वेदिक जो भी आप ले सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम होम्योपैथी लेना बहुत जरूरी है। आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, आपको रिकवरी फास्ट होगा, विल गेट बैक योर नॉर्मल हेल्दी लाइफ। राइट। डॉक्टर गुप्ता, जब बात आती है होम्योपैथी द्वारा इलाज की, तो अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति होम्योपैथी में इलाज के लिए तब जाते हैं या तो जब एलोपैथी से थक हार जाते हैं, कई साल हो गए इलाज करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, या फिर ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि दूसरी पैथीज में इलाज कराना बहुत महंगा है और फिर किसी द्वारा बताई गई कोई भी तरीका अपनाकर होम्योपैथी की दवा खुद ही ले ली जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे क्यों आवश्यक है कि इनिशियल स्टेज पर जब ऐसा लगता है कि रोग की शुरुआत हो रही है तभी होम्योपैथी चिकित्सा को ऑप्ट किया जाए, क्या लाभ होंगे इसके? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने रखी किरण जी, क्योंकि जो ये धारणा लोगों की बन चुकी है, बनी आ रही है कि एक तो सिर्फ पुरानी बीमारियां हैं जो उसमें होम्योपैथी कारगर सिद्ध होती है, या जैसे कि लोग बाग सब जगह से थक हार कर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये सोच के चलो अब फायदा नहीं होगी तो नुकसान नहीं करेगी। ये दोनों चीजें ही गलत हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि हमें जो बीमारी का इलाज करने पे उसका जो इफेक्ट है वो जल्दी नहीं आता। इफेक्ट जल्दी आता है, बिल्कुल आता है, अगर वो शुरू स्टेज में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाए तो। क्योंकि यहाँ तक तो मैं आपको ये चीज और बताना चाहूंगा कि जहाँ पे लोगों की सेंसोरियम लेवल पे डिस्कम्फर्ट होता है, डिजीज जिसको जैसे हम कहते हैं डिस एट ईज, पेशेंट को आज कुछ अपने आप में अच्छापन नहीं लग रहा, ही इज नॉट फीलिंग नॉर्मल, और जबकि उसके पैरामीटर्स, टेम्परेचर देखा जाए, ब्लड प्रेशर देखा जाए, रिपोर्ट देखिए, सब कुछ ठीक है, पर वो अपने आप को स्वस्थ या अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तब ये कहा जाता है कि कोई टेंशन होगी या कुछ वजह होगी, चलो आप कुछ दवा ले लो, टेंशन ले लो या सो जाओ दवा लेके तो हो जाएगा। परंतु उसकी ये जो चित्त में अच्छापन नहीं लगना कैरी फॉरवर्ड करता रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको वो सिर दर्द में डेवलप हो जाता है या कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और जब उसमें बुखार आना शुरू हो जाता है। ये उसका था कि जब वहां पे मानसिक लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, तो ऐसे समय में जो एलोपैथिक दवाइयां हैं या दूसरी दवाइयां, दे आर नॉट एबल टू कैच होल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल सिम्टम इस टाइप का नहीं आ रहा जिसको आप लैब से टेस्ट कर सकें और कह सकें आपको ये बीमारी है। तो परंतु जब वो सेंसोरियम लेवल पे प्रॉब्लम होती है, जिसे हम होम्योपैथी में अंदर सोरिक लेवल पे मानते हैं कि जब सेंसोरियम लेवल पे अगर आप उस टाइम पे किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं और परामर्श करें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनकी वो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी और वो आगे बढ़ने में जो कि क्या नाम गंभीर रूप धारण करती उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो होम्योपैथी में जो सिम्टम्स ले जाते हैं वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से ले जाते हैं, ना कि बीमारी विशेष के, क्योंकि जो बीमारी के सिम्टम है वो तो करीब करीब सबके सेम होते हैं, पर जो व्यक्ति विशेष है जिसको जो बीमारी, जैसे हम कहते हैं कि सपोज 4 लोग हैं, 4 लोगों को एस्थमा है या 4 लोगों को जॉन्डिस है, पर जरूरी नहीं कि उन चारों को चारों सेम दवाई दी जाएगी, जबकि दूसरी जगह पे क्या होता है सबको दवाई सेम होती है। हो सकता है कोई किसी कंपनी की अलग हो, कोई महंगी कोई सस्ती है, परंतु हमारे इन चारों पेशेंट्स में क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया जाएगा, उनके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल मेकअप के हिसाब से दिया जाएगा, उनकी मॉडलिटीज को देखते हुए दिया जाएगा, तो चांसेस हैं कि दवाइयां भी अलग अलग होंगी। मैं आपको एक मोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इस बारे में कि कुछ लोग हैं जो एस्थमा से पीड़ित हैं और उनको जैसे आमतौर पे देखा, जैसे वो किसी डैम्प जगह पे जाते हैं या किसी ठंडी जगह पे जाते हैं उनका अटैक बढ़ जाता है। वैसे ही उसी तरह से कुछ लोग एस्थमा के पेशेंट हैं जो डैम्पनेस में जाते हैं, ठंडक में जाते हैं, तो उनको रिलीफ मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक बात है जो दो मरीजों में अलग अलग है। बीमारी दोनों की सेम है, परंतु दोनों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन अलग अलग है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का रिएक्शन है, ना कि बीमारी का। और जब इस बेस पे आधारित दवाई दी जाती है कि जो पेशेंट की
better by dampness and better by cold, and the patient worse by cold and worse by damp. तो दोनों अलग अलग दवाइयां हैं। तो ये दवाई जैसे हमने पहले कहा था कि वो जो पेशेंट पूछ रहा कि हमें फैटी लिवर का, और फैटी लिवर के नाम से यहाँ पे भी एस्थमा की अगर कोई दवाई कही जाए तो सब दोनों की सेम होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यही एक होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हर चीज को हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे देते हैं, और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे ट्रीटमेंट दिया गया सटीक होता है उस व्यक्ति विशेष के लिए, ना कि बीमारी के लिए। और जहाँ पे आपने कहा कि लोग बाग आते हैं इसको कंपैरेटिवली सस्ता मानते हैं, यस ये है, कंपैरेटिवली सस्ती है, परंतु मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और खासतौर पर दिस वर्ल्ड होम्योपैथी डे में जब हम वो मना रहे हैं कि लोग बाग उसको इसकी गुणवत्ता के लिए अपनाएं, फॉर द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी एंड फॉर द नॉन टॉक्सिसिटी ऑफ होम्योपैथी, एज वी से दैट होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। और आने वाला वक्त दूर नहीं है जब लोग बाग होम्योपैथी को, हम ये चाहेंगे और हमारा सबका प्रयास ये है कि होम्योपैथी को पहली ऑप्शन अडॉप्ट किया जाए, ना कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और लास्ट। वो फिर वो तभी हो पाएगा जब हम रेगुलरली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एविडेंस बेस्ड केसेस लोगों को दिखाएंगे, और जो हमारी सरकार है वो भी इस चीज में उसको प्रचार प्रसार में पूरा उपयोग करेगी। जैसे कि आज एक वर्ल्ड होम्योपैथी डे में दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा हमारा ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन है होम्योपैथी के लिए, एक स्पेशल प्रोग्राम किया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आप होम्योपैथी को एक मान्यता दे रहे हैं इस लेवल पे, और ताकि वो लोगों को होम्योपैथी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और लोग बाग उसको उपयोग कर सके। डॉक्टर गुप्ता, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि होम्योपैथी को उसकी गुणवत्ता के लिए अपनाया जाए, और खास तौर पर उसको पहला ऑप्शन बनाएं, आखिरी विकल्प नहीं, क्योंकि टेलरमेड तरीके से इलाज किया जाता है, व्यक्ति के आधार पर इलाज होता है, बीमारी के आधार पर नहीं। इसलिए आवश्यक है कि होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ आप उठा सकें। फिलहाल प्रवीण जी हैं हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। प्रवीण जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? कोविड-19 वैक्सीनेशन देश भर में चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एज ग्रुप्स भी हैं जिन पर ये जो वैक्सीन है ये नहीं इनको नहीं दिया जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा शोध चल रहा है उनके लिए होम्योपैथी में भी क्या कुछ विकल्प हो सकता है, ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता? ये सवाल बहुत महत्व रखता है इस मायने में, क्योंकि एक पॉपुलेशन होते हैं जो एक एज ग्रुप का हिसाब से 45 इयर्स बिलो को दिया नहीं जा रहा है जी, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। प्रेग्नेंट विमेन शामिल हैं इसमें, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं दे रहे हैं, कैंसर पेशेंट, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, छोटे बच्चे पेशेंट, छोटे बच्चे, उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखे होंगे जब ये कोविड शुरू हुआ था 2000 मार्च में जब शुरू हुआ जी, तब आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ एडवाइजरी दिए थे एज ए प्रोफाइलैक्टिक इन टर्म्स ऑफ इम्यून बूस्टर। उसमें होम्योपैथी की, आयुष का अदर सिस्टम का मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथी का भी एक दवाई लोगों को यूज करने के लिए बोला गया था, वो है आर्सेनिकम एल्बम। और उस टाइम ये बहुत यूज हुआ है, अभी भी यूज हो रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि जो गुजरात है, गुजरात गवर्नमेंट ने आधा लोगों को आर्सेनिक खुद दिए थे, थ्रू गवर्नमेंट has supplied arsenic to 50% of Gujarat population, around 4 crores population, खाली गुजरात का बात करें तो। ऐसे हर स्टेट में सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एडवाइजरी निकाले थे एंड इसके प्रावधान भी किए थे। तब एक क्वेश्चन आया था कि कैसे ये कैसे पॉसिबल है कि आप बोल सकते हैं आर्सेनिक काम कर रहा है, क्योंकि होम्योपैथी में कुछ फिलोसॉफिकल अप्रोच होते हैं जिसमें हम बोलते हैं जीनस एपिडेमिकस, जिसका प्रोसेस ये है कि अगर कोई बीमारी आता है, न्यू बीमारी, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तब हमारा वही होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, हम सारी बीमारी के बारे में सारी उसका साइन सिम्टम इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन सा दवाई है होम्योपैथी में जो इसको सिमिलर मैच करता है, तो उसको हम एज ए प्रोफाइलैक्टिक एडवाइस देते हैं। और यही प्रोसेस में हमने आर्सेनिक को भी बोला था जी। तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता है, हम उसका पर रिसर्च भी होना चाहिए। तो उसके बाद हमने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए हैं, हमने कम से कम अराउंड 7 प्रोजेक्ट लिए हैं, डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्ट ऑन प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट देखने के लिए। एक तो है, हम दिल्ली में ही एक प्रोजेक्ट किए थे, आई थिंक ये पहला प्रोजेक्ट होगा पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट शायद इंडिया का, हमने अप्रैल 26 को ही शुरू कर दिए थे एंड उसका खत्म भी कर चुके हैं
एंड इसका रिजल्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सबमिट किए हैं। जब वो परमिट करेंगे तो इट विल पब्लिश होगा। इसका रिजल्ट मोटे तरह पे ये है कि अगर आप आर्सेनिक खाते हैं आप अराउंड 80% प्रोटेक्टेड है। 80% आपका चांसेस है कि आपके पास कोई सिम्टम रिलेटेड टू कोविड, क्योंकि हमने सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर पाया, तब टेस्ट का प्रावधान सबके लिए नहीं था, क्योंकि टेस्ट का किट का अवेलेबिलिटी तब इतना ज्यादा नहीं था। तो अभी तो बहुत सारी धीरे धीरे बन गया है, हमारे देश में भी बन रहा है। तब इवन पीपी किट नहीं मिल रहा था, ये मिलना मुश्किल हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। सारी जो कंटेनमेंट एरिया था हमने वहीं पे आर्सेनिक एल्बम सारे लोगों को दिया। अराउंड 10,000 लोगों को हमने दिल्ली में दिए थे कंटेनमेंट एरिया में। तो उनको हमने कम से कम 9 हफ्ता फॉलो किए थे, 9 वीक्स। राइट। उसके बाद हमने देखा कि अराउंड जो लोग नहीं खाए थे उसमें से 3,000 थे जिनको हमने नहीं दिए थे। जो लोग नहीं खाए थे वहाँ 10,000 में 43 लोगों का आसपास हो जाता है इन्फेक्शन। अगर जहाँ खाते हैं 10,000 में सिर्फ 5 लोगों को होता है जी। सो इसका प्रोटेक्शन अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो उसमें अराउंड 80% प्रोटेक्शन दिखाता है। और फिर हमने इसको और भी तरीके से देखा कि लोग तो और भी खा रहे थे, जैसे कोई गिलोय खा रहा था, अदर भी सिस्टम का भी खा रहे थे। तो वो ओवरऑल देखने के बाद क्या इसकी वजह से हो रहा था, वो या तो गर्म पानी पी रहे थे, हल्दी भी दूध पी रहे थे, सबका अपना अपना इफेक्ट भी है। तो हमने फिर इफेक्ट को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद देखे कि इट इज अराउंड 84 से लेके 80% तक 4% इसका घट गया। बट ओवरऑल आर्सेनिक जो एल्बम है इसका इफेक्ट प्रिडोमिनेंट रहा जो लोग इसको खाए। और इसके तहत हमने और भी एक स्टडी की है 7 सिटी ऑफ इंडिया, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, सूरत, तो उसका भी रिजल्ट सेम है। हमारा वही जो रिजल्ट हमें मिला था उसी का ये उसका रिप्लिकेट किया, सेम रिजल्ट को वैलिडेट किया जी। और एक विशेषता होम्योपैथिक दवाओं की ये भी है डॉक्टर नायक कि इनको आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। डॉक्टर आशा चौधरी, बिल्कुल समय हमारा लगभग समाप्त होने को है। संदेश के तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, डिस्कशन में एक बात आई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें होम्योपैथी में, इसकी आवश्यकता है। एजुकेशन की अगर बात की जाए, किस लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जो नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो भी इंटरेस्टेड हो, इसमें शामिल हो? और एक जो बात लोगों के मन में रहती है कि एक अच्छा होम्योपैथ नहीं मिलता, उसकी उपलब्धता सभी तक पहुंच पाए। एजुकेशन काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया में। तकरीबन 160 कॉलेजेस हैं और 10 यूनिवर्सिटीज तो एमडी भी दे रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी पीएचडी भी करा रही हैं। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो बीएचएमएस होता है, जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है, वो 5.5 साल की होती है। 4 साल का नॉर्मल पढ़ाई होती है, 1 साल की फिर इंटर्नशिप होती है जी। तो जो पढ़ाई होती है वो एमबीबीएस और हमारी सेम किताबें होती हैं, पर ट्रीटमेंट पार्ट हमारा डिफरेंट होता है। तो उनमें सब वो 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, उसमें जाके उनको स्पेशलाइजेशन में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे सर्जरी है, गायनी ऑब्जर्व मेडिसिन है, लैब की टेक्निक करनी पड़ती है, पैथोलॉजी लैब में टेस्ट कैसे करते हैं वो सब भी करना पड़ता है। आईओपीडी, स्पेशल ओपीडीज होती है, एफएमटी होता है, जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह होता है, वो मॉर्चरी वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ पे सब करते हैं। तो वो उनकी जो पढ़ाई है वो सेम ही रहती है और अच्छे डॉक्टर्स भी बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं, बहुत अच्छी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। और अब की तो काफी स्ट्रिक्टनेस भी आ गई है सीसीएच और गवर्निंग बॉडीज की तरफ से, आयुष की तरफ से, कि उन्हीं कॉलेज को मान्यता देंगे जो पूरे जो उनके स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल करते हैं जी। तो जो एजुकेशन का जो लेवल है काफी अच्छा है इंडिया में। बहुत बाहर से लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटीज में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं आयुष में। तो एजुकेशन तो हमारी बहुत अच्छी है और बहुत एमिनेंट, जितने वर्ल्ड में एमिनेंट होम्योपैथ्स हैं वो मैक्सिमम इंडिया के ही है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी पॉपुलैरिटी इंडिया में एजुकेशन की है, जितनी पॉपुलैरिटी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की है और जितने पॉपुलर होम्योपैथिक डॉक्टर्स होम्योपैथ्स हैं इंडिया में, उतने कहीं पे भी नहीं है जी। सबसे ज्यादा यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और मोस्ट एफिशिएंट डॉक्टर्स आर फ्रॉम इंडिया ओनली जी। बहुत महत्वपूर्ण बात। और इसी संदेश के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर देवदत्त नायक, डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर आशा चौधरी, आप शामिल हुए इस डिस्कशन में और होम्योपैथी से संबंधित इतनी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और साथ ही ये कहा जाता है कि अगर जीवन में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी निवेश करना है, तो
यही होना चाहिए कि अच्छी सेहत में निवेश किया जाए, और अच्छी सेहत में निवेश करने का जो मूल मंत्र है वो देती है होम्योपैथी। इसलिए होम्योपैथी को अपनाइए, सरल चिकित्सा पद्धति है और आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा गुणवत्ता के लिए इसे अपनाया जाए, ये हमारे विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।